गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन और हीटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय का अध्याय 11 चल रहा है। इस अध्याय का आज हम 8वां लेक्चर पढ़ रहे हैं। इस अध्याय में हम इंसुलेटर के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले 7 वीडियो क्लासेज हो चुकी हैं जिसमें हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टर्म थे उनको समझाया है। उनके जो सूत्र थे जिनका हम प्रश्न को हल करने के समय इस्तेमाल करते हैं उनका भी मतलब समझाया है। आज हम एक और इंसुलेटर जो कि द्रवित इंसुलेटर है और इसका प्रयोग ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होता है, जिसको हम ट्रांसफार्मर आयल कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर आयल के बारे में अगर पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर आयल है क्या, तो इसमें आपको बताना होगा कि ट्रांसफार्मर में आयल जो है इंसुलेटर के कार्य के लिए तथा कूलिंग के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो ट्रांसफार्मर का आयल है वो दो मकसद से अर्थात 2 टारगेट से प्रयोग किया जाता है। पहला कि इंसुलेटर की भांति कार्य करता है, दूसरा कि ट्रांसफार्मर में जो है कूलिंग का कार्य करता है। कूलिंग का मतलब ठंडा रखता है। इसलिए ट्रांसफार्मर जो आयल है वो कैसा होना चाहिए नेचर में, अर्थात उसके गुण क्या होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर आयल जो है शुद्ध और शुष्क होना चाहिए, अर्थात ट्रांसफार्मर आयल में कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात शुष्क होना चाहिए, मतलब ड्राई होना चाहिए, उसमें कोई नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। पानी का हल्का भी अगर मात्रा रहेगा तो जो ट्रांसफार्मर आयल है जो इंसुलेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। और अगर किसी भी इंसुलेटर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो उसका इंसुलेशन पे बुरा प्रभाव पड़ता है, अर्थात उसका इंसुलेशन जो है वो घट जाता है, अर्थात उसमें करंट प्रवाहित हो सकती है। देखिए इंसुलेटर का काम क्या होता है कि करंट के प्रवाह को रोकना। तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आपने देखा कि जो ट्रांसफार्मर आयल है वो दो लक्ष्य से प्रयोग किया जाता है। पहला इंसुलेटर की भांति कार्य करता है, दूसरा कूलिंग प्रोवाइड करता है, मतलब ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसको कूल करता है। तो अगर ट्रांसफार्मर आयल 2 सिद्धांत से प्रयोग किया जाता है तो उसके गुण कौन कौन से होने चाहिए। तो 2 गुण हमने बताया है कि शुष्क होना चाहिए अर्थात ड्राई होना चाहिए, नमी की मात्रा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और दूसरा आपका शुद्ध होना चाहिए, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। और इसका कारण बताया गया कि क्यों नमी नहीं होना चाहिए, और अगर नमी होती है तो किसी भी इंसुलेटर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने आपको ये बताया कि किसी भी इंसुलेटर पे अगर नमी की मात्रा आ जाती है तो उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, जिसके कारण उसमें से करंट का प्रवाह हो सकता है। अब देखिए जो ट्रांसफार्मर आयल है वो संवहन के माध्यम से जो ऊष्मा है उसको बाहर करता है, और इस प्रकार से वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और कोर को क्या रखता है, ऊष्मा से बचाता है, ज़्यादा हीट से बचाता है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि जो ट्रांसफार्मर आयल है ये बाइंडिंग की इंसुलेशन को भी मेंटेन रखता है। तो जब हमने आपको हीट और टेम्परेचर अध्याय पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि ऊष्मा के संचरण की अर्थात ऊष्मा के आदान प्रदान करने की 3 विधियां होती हैं, जिसमें एक था संवहन जिसको हम कंडक्शन बोलते थे, एक था संचालन जिसको हम संवहन बोलते हैं उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं, और जिसको हम संचालन कहते हैं उसको हम कंडक्शन कहते हैं, और एक था विकिरण विधि। 3 विधियाँ थी, संचालन, संवहन और विकिरण। तो ये हमने आपको बहुत क्लियर कट समझाया था। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो ट्रांसफार्मर आयल है वो ऊष्मा को अगर पूछा जाए कि किस विधि से बाहर करता है ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग और कोर से, तो आपको बताना क्या चाहिए कि संवहन के माध्यम से बाहर करता है। और संवहन हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि संवहन की विधि कैसे होती है। दूसरी बात यह है कि जो ट्रांसफार्मर आयल है वो बाइंडिंग की इंसुलेशन को मेंटेन करता है। आपने देखा होगा कि जो बाइंडिंग होती है उसमें इंसुलेशन चढ़ा होता है, तो ये जो ट्रांसफार्मर आयल है उसकी इंसुलेशन को भी मेंटेन रखता है, मतलब उसको बचाता है। तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना होगा कि ट्रांसफार्मर में जो आयल इंसुलेटर की तरफ प्रयोग किया जाता है
ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग को कूलिंग के लिए या ऊष्मा को संवहन के माध्यम से बाहर कर देता है। तो अभी जो दूसरे नंबर पे आपको बात बताई गई थी कि जो ट्रांसफार्मर आयल है वो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग को मेंटेन रखता है। तो किस तरह से मेंटेन रखता है कि जो हीट होती है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा वहाँ पे बनती है बाइंडिंग की तरफ, तो उसको ये है जो ट्रांसफार्मर आयल है संवहन के माध्यम से बाहर कर देता है। इस प्रकार से जो उसका इंसुलेशन है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि अगर ऊष्मा बाहर नहीं जा पाएगी तो जो उसका इंसुलेशन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा या उसका इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर आयल शुष्क और शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आयल में थोड़ी सी भी नमी जो अगर उपस्थिति है तो इसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम कर देता है। अब हम अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे इसमें देखेंगे कि ट्रांसफार्मर आयल के उद्देश्य क्या हैं। तो अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया है वो सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनको आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना चाहिए और समझ में भी आ जाना चाहिए इस तरह से कि आपको दिमाग में ये फिट हो जाए। अगला जो है ट्रांसफार्मर आयल के उद्देश्य। तो देखिए, ट्रांसफार्मर आयल जो है संवहन के माध्यम से ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग और कोर को ऊष्मा से बाहर करता है और पृष्ठ को ठंडा रखता है। तो पहला उद्देश्य तो ये हो गया। सेकंड उद्देश्य ये है कि ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग के इंसुलेशन को मेंटेन रखता है, जो कि आपको बताया ही गया है। तो उद्देश्य में भी यही पॉइंट लिखना होगा आपको। तथा आग से बचाता है, जो कि बाइंडिंग के फॉल्ट के कारण लग सकती है। अब सावधानियां कौन कौन सी होनी चाहिए। तो ट्रांसफार्मर आयल की जो इंसुलेटिंग वैल्यू स्लग के फॉर्मेशन के कारण घटती है। तो पहली बात तो ये है कि ट्रांसफार्मर आयल की जो इंसुलेटिंग वैल्यू है, मतलब उसका जो इंसुलेटिंग का मान है, वो स्लग के फॉर्मेशन के कारण घटती है। अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्लग क्या होता है। तो देखिए, स्लग का मतलब होता है कीचड़। तो जो आयल से कीचड़ वगैरह बनता है उसके कारण जो है उसकी इंसुलेटिंग वैल्यू घटती है। और स्लग ऑक्सीकरण से बनता है, अर्थात जब आयल है तो आयल में अगर कहीं से भी ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जाएगी तो आयल का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन होगा तो स्लग का फॉर्मेशन होगा, अर्थात कीचड़ का फॉर्मेशन होगा। और अगर स्लग का फॉर्मेशन होगा तो जो तापमान है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो स्लग है वो तापमान को निकलने नहीं देगा। तो ऑक्सीकरण को कम करने के लिए आयल को वायु के संपर्क में बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। तो एक बात ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो ऑक्सीकरण को कम करना है तो आयल को वायु के संपर्क में एकदम नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको बताया गया कि सावधानियां कौन कौन सी होनी चाहिए कि ट्रांसफार्मर आयल जो है कि इंसुलेटिंग वैल्यू जो है वो स्लग के फॉर्मेशन के कारण घटती है। याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर आयल की इंसुलेटिंग वैल्यू स्लग, क्योंकि ट्रांसफार्मर आयल जो है इंसुलेटर की तरफ इस्तेमाल हो रहा है। अब अगला पॉइंट ये भी है कि स्लग जो है, अर्थात जो कीचड़ है, वो एसिड और अल्काली की उपस्थिति में भी बनता है। तो स्लग जो ट्रांसफार्मर आयल के में जो स्लग बनता है वो दो कारण से बनता है। पहला कि अगर ट्रांसफार्मर आयल को अगर ऑक्सीजन से संपर्क हो जाता है तब, तो इसका मतलब कि उसको हमें वायु से बचाना होगा। ट्रांसफार्मर आयल को उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वायु में ऑक्सीजन है तो उससे वो रिएक्ट करके स्लग बनाएगा, और स्लग बनाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा, जिससे इंसुलेटिंग वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। और स्लग का फॉर्मेशन का एक और कारण क्या है, एसिड और अल्काली की उपस्थिति में भी बनता है। अब यहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं कि जो स्लग का फॉर्मेशन है, जो आपको अभी बताया गया था कि जो ट्रांसफार्मर आयल में जो स्लग वो किस कारण से बनता है। तो ऊष्मा संचरण की गति को कम कर देता है। अगर स्लग बन रहा है
तो जो ऊष्मा उसमें से बाहर हो रही है संवहन के माध्यम से वो कम बाहर होगी, और दूसरा धूल या गंदगी को रोक देता है, तीसरा तापमान को बढ़ा देता है। इसलिए ट्रांसफार्मर आयल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए पूरा उपकरण वायु रोधक बना होता है। अर्थात जिस कारण से ट्रांसफार्मर आयल की इंसुलेटिंग वैल्यू घट रही थी उसका कारण क्या था? स्लग का फॉर्मेशन। और स्लग क्यों बन रहा था? क्योंकि ट्रांसफार्मर आयल जो है वायु के संपर्क में आ जा रहा था, और अगर वायु के संपर्क में ट्रांसफार्मर आयल आएगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्रिया करके स्लग का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इसीलिए जो ट्रांसफार्मर आयल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए पूरा जो उपकरण है वो कैसा बना होता है? वायु रोधक, ताकि जो है ट्रांसफार्मर आयल का वायु से कोई संपर्क न हो और जिसके कारण ऑक्सीजन से कोई रिएक्शन न हो, तो वायु रोधक बनाया जाता है। और कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल का भी हम फिलेट्स लगा देते हैं उस पर। अब अगला पॉइंट ये है कि ट्रांसफार्मर जो आयल है कि जांच जो है ISI मानक के अनुसार कैसे की जाती है। तो जो ट्रांसफार्मर आयल की जांच है अगर वो ISI मानक के हिसाब से करनी है तो इसमें आपको कुछ पॉइंट एकदम क्लियर कट समझने चाहिए। कि पहली बात तो ये है कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है, और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं ये हम आपको फिगर 2 में दिखाएंगे, मतलब आगे के फिगर में दिखाएंगे। जैसा कि इस अध्याय के शुरुआत से ही हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी इंसुलेटिंग पदार्थ का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है बहुत हाई होना चाहिए, अर्थात बहुत उच्च होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए इसका भी कारण बताया गया था। तो अगर हम एक ट्रांसफार्मर आयल की जांच ISI मानक के हिसाब से करना है तो सबसे पहला जो हम टेस्ट करते हैं वो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट ही किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है इसकी पूरी विधि आपको फिगर से समझ में आएगी। तो देखिए इसमें जो ट्रांसफार्मर आयल इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोड क्या होता है? एनोड और कैथोड को हम संयुक्त रूप से इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर आयल इलेक्ट्रोड से 40 mm ऊपर और 40 mm नीचे तक होना चाहिए। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य 4 mm कम से कम का गैप होना चाहिए। अर्थात जो इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं उनके बीच गैप कम से कम 4 mm का होना चाहिए। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टेज आरोपित किया जाता है और ये चेक किया जाता है, और वोल्टेज को तब तक बढ़ाया जाता है जब तक कि इलेक्ट्रोड के मध्य स्पार्क न उत्पन्न हो जाए। इससे हम टेस्ट क्या कर लेते हैं कि वोल्टेज को वोल्टमीटर से जोड़कर जब इलेक्ट्रोड पर स्पार्क उत्पन्न होता है तब नोट कर लिया जाता है कि वोल्टेज कितना है, और चेक कर लिया जाता है कि क्या जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है और ये क्या ड्राई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आयल का कितना है, और यह अधिकतम वोल्टेज जो आयल के साथ सह सकता है। अर्थात कि जो हम अधिकतम वोल्टेज आरोपित कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पे और जब स्पार्क उत्पन्न हो जा रहा है तो उसमें हम चेक कर लेते हैं कि कहीं करंट तो प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ट्रांसफार्मर आयल का टेस्ट कर लेते हैं। ये आपकी पूरी जो क्रिया विधि है उसका डायग्राम है जो अभी हमने आपको समझाया है। तो इसमें आपको देखना ये है कि एक ट्रांसफार्मर आयल है, इसमें आपको एक इलेक्ट्रोड ये दिखाई दे रहा है, एक इलेक्ट्रोड ये दिखाई दे रहा है। तो जो ट्रांसफार्मर आयल है वो 40 mm नीचे तक भी होना चाहिए और 40 mm ऊपर तक भी होना चाहिए, और दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो गैप होना चाहिए वो आपको बताया गया था कि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य कम से कम 4 mm का गैप होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपने ये देखा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हम क्या करते हैं वोल्टेज को दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। और जब इसको आरोपित कर दिया जाता है यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य और चेक किया जाता है कि क्या कहीं पे ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहा है, तो इस तरह से हम क्या चेक कर लेते हैं, ट्रांसफार्मर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट कर लेते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं, एक आयल कंटेनर होता है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, आयल कंटेनर है।
और इलेक्ट्रोड होते हैं। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि 2 इलेक्ट्रोड हैं, जिसमें से एक को एनोड और कैथोड कहा जा सकता है। तीसरा क्या है, सर्किट ब्रेकर है, तो इसमें एक सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कर लिया जाता है। और चौथा क्या है, स्विच है। तो जैसे ये सर्किट ब्रेकर है और चौथा क्या है, स्विच है। तो ये जो है ट्रांसफार्मर आयल के टेस्टिंग उपकरण हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ISI विवरण के अनुसार आयल को 40 किलो वोल्टेज पर 1 मिनट के लिए रखा जाता है और गैप कितना होना चाहिए, 4 mm होना चाहिए। इलेक्ट्रोड का व्यास कितना होना चाहिए, 13 mm होना चाहिए। तो ये आपका जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट करने का पूरा विवरण था। अब जो हम सेकंड टेस्ट करेंगे वो नमी की जांच करेंगे। नमी की जांच कैसे की जाती है ये भी देख लीजिए। इस जांच में ट्रांसफार्मर आयल का एक सैंपल एक बंद पात्र में 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करके ठंडा किया जाता है। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर आयल ट्रांसफार्मर में प्रयोग करना है उसको हम एक बंद पात्र में उसका एक सैंपल ले लेंगे और 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करके उसको ठंडा किया जाता है। एक शुष्क टेस्ट का ट्यूब जिसका जो है 12.5 mm व्यास होगा और 125 mm लंबा लिया जाता है और पर्याप्त मात्रा में आयल इसमें डाल दी जाती है। ट्यूब जिसमें आयल है उसको तेज़ी से हीट किया जाता है इलेक्ट्रिकल हीटर की सहायता से, और जब तक आयल में उबलना न प्रारंभ हो जाए, इस प्रक्रिया के दौरान आयल से क्रैकिंग नहीं उत्पन्न होना चाहिए। अर्थात ये है कि जिस हमें आयल की जांच करनी है, ट्रांसफार्मर आयल की जांच करनी है, उसको हम 12.5 mm व्यास के टेस्ट ट्यूब में जो कि 125 mm लंबा होगा उसमें पर्याप्त मात्रा में ले लेंगे और उसको इलेक्ट्रिकल हीटर से तेज़ी से हीट करेंगे। और ये तब तक करेंगे जब तक कि उसमें उबलना ना प्रारंभ हो जाए। और हम इस ऑब्जर्वेशन में, इस प्रक्रिया में ये चेक करेंगे कि आयल से कहीं क्रैकिंग तो नहीं उत्पन्न हो रही। जैसे आपने घर में देखा होगा कि जब हम तेल को गर्म करते हैं और उसमें अगर नमी की मात्रा होती है तो उससे क्रैकिंग होती है, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर क्रैकिंग नहीं हो रही है तो उसका मतलब ट्रांसफार्मर आयल में कहीं पे नमी की मात्रा नहीं है। अन्य जो जांच है वो क्या क्या करते हैं वो देख लीजिए। पहला एसिडिटी टेस्ट किया जाता है, दूसरा स्लग प्रतिरोध टेस्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग वर्निश, ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला आयल और दूसरा रेजिन्स वर्निश। तो आज हमने पूरा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था उसको कंप्लीट कर लिया है। आगे से हम इस अध्याय का असाइनमेंट करेंगे और असाइनमेंट में सारे जितने भी आपको फार्मूले बताए गए हैं उन पे आधारित असाइनमेंट कराया जाएगा। तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके लिए ये होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन आएगा असाइनमेंट का। आपको फिगर बनाया गया है कि अगर एक बल्ब है उसका रेजिस्टेंस 40 ओम है और ये किसी सोर्स से जोड़ा गया है, इस सोर्स से इसको 6.5 एम्पियर की करंट मिल रही है, तो आपको वोल्टेज बताना है कि इन दोनों टर्मिनल के बीच वोल्टेज कितना होगा। तो आपको इसको हल कर लेना है अपने आप से। होमवर्क के लिए आपके लिए प्रश्न रहेगा। आगे इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं असाइनमेंट में नियमित बुक में आपको हल करा दिए जाएंगे।